मुझे एक बात बताओ। मुझे एक बात बताओ कि कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। मेरे ख्याल से फोर्स के इफेक्ट बताए थे ना लास्ट क्लास में, जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, है ना। चलो ठीक है। देखो, आगे चलने से पहले मुझे दो तीन चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। ध्यान से सुनो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देखो, यहाँ पे दो टर्म लिख रहा हूँ, पार्टिकल एंड बॉडी। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम्हारे जब जैसे ही मैंने वर्ड बोला पार्टिकल, तो तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर बनी? मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आ रहा है, शायद एक पॉइंट बना होगा दिमाग के अंदर, जो पिक्चर बनी होगी, है ना। और जब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा बॉडी, तो शायद कुछ एक, क्योंकि सिविल इंजीनियर है तो हो सकता है कि क्यूब समझ में आया हो। अरे हाँ, है ना। सही बात है ना। देखो, तो जब भी मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी की तुमने ये शेप ली, तो क्या इस बॉडी ने कुछ ना कुछ स्पेस के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है? इस बॉडी ने स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन लेकिन इस पार्टिकल ने, जो कि पॉइंट की फॉर्म में है, क्या कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है? बहुत नेग्लिजिबल है ना। चलो अब ध्यान से बात सुनो। देखो, एक चीज सुनो, बात अब बहुत ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, या किसी भी शेप की बॉडी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक मार्किंग कर दी आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो। देखो, अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करूं, अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करूं, कल समझाया था आपको, तो क्या ये मार्किंग कुछ ऐसे चली जाएगी? चेक करना जरा। अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट करूं, तो क्या कुछ मार्किंग ऐसे जाएगी? बताओ मेरे को, हाँ या ना। इस तरीके से कुछ, सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ। इस तरीके से ना, जब आप फोर्स लगाओगे, एक सर्कुलर मोशन होगा, तो मार्किंग। कहने का मतलब है, अगर मैं बॉडी ले रहा हूं, अगर मैं बॉडी को कंसिडर कर रहा हूं, तो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको विजिबल है अच्छे तरीके से? वो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं फोर्स लगाने पे, क्या आपको अच्छे तरीके से विजिबल है ना। बट एक बात बताना, अगर मैं इसी बॉडी की बजाय, अगर मैं इसी बॉडी की बजाय एक, इसी बॉडी की बजाय एक पॉइंट ले लूं तो, एक पॉइंट ले लूं तो, और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा के इसको रोटेट करूं, क्या इस पॉइंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या तुम्हें फर्क समझ में आएगा? मुझे बताओ, अगर मैं इस बॉडी की जगह एक छोटा सा पॉइंट ले लूं और इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, क्या तुम्हें पॉइंट के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये पॉइंट रोटेट कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, अगर मैं बॉडी को अज्यूम कर लूं पार्टिकल की फॉर्म में, तो क्या मुझे उस बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहे हैं, वो देखने की जरूरत है। अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर एक आइडियलाइजेशन कर लूं, एक अजम्पशन मान लूं कि जो मेरी बॉडी है वो एक पार्टिकल की फॉर्म में है, तो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, हाँ या ना। और क्या बॉडी के अंदर जो हो रहा है, क्या मेरा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है इस सब्जेक्ट के अंदर? वो तो इंटरनल है ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ, है ना। तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर एक और थर्ड चीज क्या कर रहे हैं, कि जो भी बॉडी है फिलहाल के लिए, आप उसको क्या जूम करोगे, एक पार्टिकल की फॉर्म में। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, कि इस बॉडी के अंदर जितना भी मास था, जितना भी मास था, उसी, जितना मास था ना, जितना उसका मास था, इस पार्टिकल का भी क्या है, उतना ही मास है। बस इसकी जो वॉल्यूम है वो आपने नेग्लिजिबल कर दी। ये बात क्यों है, ऐसे अजम्पशन क्यों किया, वो अभी समझ में आएगा आपको थोड़ी देर में। हमने बॉडी को पार्टिकल क्यों अज्यूम किया, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक हल्का सा रफ आइडिया दिया कि एक तो उसके जो इंटरनल कुछ भी हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है मैथमेटिकली, वो थोड़ी देर, वो भी समझ में आएगी बात। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बात समझ में आई? चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, अभी टॉपिक देखो, बात समझो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज पढ़ना है, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। ठीक है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ले रहे हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। दैट इज यूनिट वेक्टर। ये बताना बहुत जरूरी है, दैट इज यूनिट वेक्टर। अगर तुमसे बिल्कुल ये पूछो कि नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलोगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट वेक्टर? बताओ। क्या ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा वेक्टर जिसके पास कुछ ना कुछ चीज यूनिट होगी? वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो मैग्नीट्यूड होता है, और एक डायरेक्शन, कोई तीसरी चीज होती है वेक्टर के पास में? अरे दो ही तो चीज है। एक तो मैग्नीट्यूड है बेचारे के पास, एक डायरेक्शन है।
डायरेक्शन यूनिटी हो नहीं सकती, तो यूनिट क्या होगा इसका, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना के बराबर होगा, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 यूनिट के बराबर हो, यूनिटी बोल लो या 1 यूनिट बोल लो, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। और एक और प्रॉपर्टी होती है इनकी, इनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इनके पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। कैसे, अभी समझाऊंगा। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी तक आपने नॉर्मल वेक्टर्स को क्या इस तरीके से डिफाइन किया था, ये पी के ऊपर अगर एरो बना दो, नहीं तो पी को बोल्ड कर दो, कुछ इस तरीके से बताया था आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पी के ऊपर एरो लगा दो या तो बोल्ड पी कर दो। लेकिन यूनिट वेक्टर को आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से बात, यूनिट वेक्टर को सिंपल पी लिखा, इसके ऊपर एक कैप लगा दी, इस तरीके से यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में, सबको बात समझ में आई, मेरे ख्याल से अब कहानी बन रही होगी। तुमने एक चीज पढ़ी होगी, ध्यान से बात समझो, क्या इस बला को कभी पढ़ा है, आई कैप, सुना तो होगा, जे कैप, के कैप, सुने हैं, ये क्या होते हैं ये, आई कैप को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, है ना। अगर यहाँ पे सिंपल सा आई कैप लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स के अंदर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो 1 है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5 आई कैप, इससे क्या समझते हो, इससे क्या समझते हो, कि ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अंदर है, और इसके पास कितना मैग्नीट्यूड है, 5 यूनिट्स का। और जो जे कैप है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, जे कैप, ये आपकी वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग होती है। और जो आपकी के कैप है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये जेड के कोरस्पॉन्डिंग है। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिनके पास मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है, और उनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपने इसको सिंबल दिया हुआ है। इतनी बात सबको क्लियर है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात है। इसे फटाफट नोट करो, जिन्होंने नोट कर लिया डन लिखो, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया। दे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, दे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में ही हो गया। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल 5 आई कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5 यूनिट्स, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, एक्स डायरेक्शन रहेगी। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है समझ में आएगा थोड़ी देरों में, नोट करो इसको। सर 5 आई कैप तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा ना, बिकॉज मैग्नी, नहीं 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 नहीं, ये 5 आई कैप यूनिट वेक्टर नहीं है, इसलिए तो आपको यहाँ पे दिखाया कि मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। इम्प्रीत, जो आई कैप है, जो आई कैप है दैट विल बी यूनिट वेक्टर ना, दैट विल, देखो ना बात समझो, मैं इसको पी कैप लिख दूं या आई कैप लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, पी कैप एक ऐसा वेक्टर है, जैसे यहाँ पे कैप, देखो कैप का मतलब क्या हुआ, पी के ऊपर आपने कैप लगाई, इसका मतलब ही क्या है, कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 पी कैप, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, 5 से। लेकिन जब आपने इसके मैग्नीट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, क्या, क्या पी कैप की और 5 पी कैप की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, नहीं ना। तो आई कैप की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है ना, एक्स के अंदर है। तो जो 5 आई कैप है उसका बस मैग्नीट्यूड आपने 5 से इंक्रीज किया, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो अभी भी क्या रहेगी, एक्स के अंदर ही रहेगी। इम्प्लीट क्लियर हुआ ये, नोट करो इसको। डन लिखोगे, नोट कर लिया तो डन। बहुत छोटी छोटी, इसमें किसी को भी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये अब अभी हम टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स को और आने वाले चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इज,
नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तकलीफ होती है इसमें बच्चों को। पोजीशन वेक्टर, और है कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखो क्या बोल रहा है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो बात। मैंने एक्स और सिर्फ वाई दिखाए हैं, तो ये 2D केस हुआ या 3D केस हुआ? 2D केस हुआ। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताया, ये वाली जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी को मैं क्या एक पॉइंट फॉर्म ले सकता हूं सिर्फ अपना मैथमेटिक्स आसान करने के लिए? अब ऐसा क्यों, ध्यान से समझो बात। देखो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझो बात। अगर मैं इस पॉइंट की बजाय, अगर मैं इस पॉइंट की बजाय यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करता, अब ध्यान से बात समझना। लेट सपोज आपने बोला नहीं सर हमें तो समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। तो मैंने बोला कि क्यूब ड्रॉ करो और एक तरफ पॉइंट है, एक तरफ क्यूब है एक्चुअल बॉडी, एक तरफ आपने उसकी आइडरेशन ले रखी है एक पॉइंट के फॉर्म में। जरा मुझे बताना, अगर मैं इस क्यूब के कॉर्नर्स की बात करूं, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी और कॉर्नर डी, ए बी सी और डी की जो लोकेशन है, जो इस प्लेन के अंदर इनकी पोजीशन है, वो सेम है या डिफरेंट है? ए बी सी डी की, जरा बताना मेरे को। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी की इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो पोजीशंस हैं वो सेम है या डिफरेंट है? अरे डिफरेंट है ना, डिफरेंट है कि नहीं? बट अगर मैं इसी बॉडी को एक पॉइंट फॉर्म में कंसिडर कर लूं, तो मुझे चार पोजीशन देखनी पड़ेंगी या सिंगल पोजीशन से मेरा काम चल जाएगा स्पेस के अंदर? आई बात समझ में? क्या तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि बॉडी को पार्टिकल क्यों हमने वहां पे एजम्पशन ली? बेटा सारी चीजें एकदम क्लियर करता जा रहा हूँ, हर एक चीज का रीजन दे रहा हूँ आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। बॉडी को स्टडी करना मेरा पर्पस नहीं है ना, मेरा पर्पस फोर्स को स्टडी करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करना है। चलो, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पॉइंट ले सकता हूँ ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं करेगा सर बॉडी क्यों नहीं ले रहे? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया ए। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इस पार्टिकल को ओरिजिन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, है ना? इस पार्टिकल को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। क्या एक वेक्टर दिखाई दे रहा है तुमको? ये एक एरो की फॉर्म में बनाया। अरे बताओ। और इस पार्टिकल ने इस स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। अब बचपन में बेटा पढ़ते आए हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई के अंदर होगा, उसको लिख सकता हूँ मैं? देखो जरा, पहली बात तो ये वेक्टर को, इसको मान लो पी वेक्टर है, ध्यान से देखो पी वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक। कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होगा, एक्स के अंदर होगा, और कुछ क्या होगा इसके अंदर, वाई के अंदर होगा। तो जो एक्स के अंदर है उसको लिखा पी एक्स, और जो वाई के अंदर है उसको क्या लिख सकते हैं, पी वाई। दिस इज पी एक्स एंड दिस इज पी वाई। मुझे एक बात बताना, क्या ये एक लेंथ दिखाई दे रही है आपको? क्या एक लेंथ दिखाई दे रही है ना? और पी वाई भी एक लेंथ दिखाई दे रही है। लेंथ बोल लूं या मैग्नीट्यूड बोल लूं एक ही बात है, कोई फर्क पड़ता है? जरा एक बात चेक करो, पी एक्स आई कैप, पी वाई जी कैप। क्या अब तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ही मैंने पी एक्स आई कैप जोड़ा इसके सामने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में? अब तक सिर्फ मैग्नीट्यूड था, अब तक सिर्फ मैग्नीट्यूड था। जैसे ही तुमने इसके आगे आई कैप लगाया, जैसे ही तुमने इसके आगे आई कैप लगाया, आई कैप होता क्या है? क्या आई कैप एक वेक्टर होता है जिसके पास 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड होता है और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होती है? तो अभी ये पी एक्स इंटू आई कैप क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। कोई दिक्कत किसी को? और ऐसे ही ये पी वाई इंटू जे कैप क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया जिसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। और इस पी एक्स इंटू आई की, आई कैप की डायरेक्शन कहाँ पे है, एक्सिस के अंदर है। अरे हाँ है ना? अरे बताओ। तो जो ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, इसको आपने दो चीजों में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, पी एक्स आई कैप और पी वाई जे कैप।
कोई दिक्कत किसी को? ये जो पी वेक्टर है, ये जो पी वेक्टर है, इसका टेल कहां पे है? मैंने कल बताया था आपको, वेक्टर के पास एक टेल होती है, वेक्टर के पास एक हेड होता है। पी वेक्टर की टेल कहां पे है? ओरिजिन पे है। और पी वेक्टर का जो हेड है वो हमारे पार्टिकल के पास में है। इस ऐसे वेक्टर्स, अब ध्यान से बात समझो, ऐसे वेक्टर्स जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन तक जाते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, मतलब टेल ओरिजिन पे है, और पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं, क्या बोलते हैं वेक्टर्स को? क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या एकदम क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे वेक्टर्स जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जरा मुझे बताना, जरा मुझे बताना। लेट अस सपोज ये आपके सामने एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, देखो यहाँ से, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, दिस वेक्टर इज क्यू वेक्टर। सर हम इसको, बेटा पी आई और पी वाई, मैं समझा नहीं आपकी बात। चलो पहले सुनो, कोई बात नहीं, बाद में आपके डाउट्स ले लूंगा। देखो, एक वेक्टर पी था, अब एक वेक्टर क्यू है। क्या क्यू वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है क्या? आपने स्पेस के अंदर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया क्यू वेक्टर, क्या एक पोजीशन वेक्टर है? क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? क्या इसकी जो टेल है वो ओरिजिन से मैच कर रही है क्या? इसका जो टेल है क्या ओरिजिन पे है क्या? तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, जो क्यू है वो आपका ओरिजिन वेक्टर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे, दूसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बात समझो। देखो, आर वेक्टर, मैंने आपको बोला, मैंने, ध्यान से बात समझना, मैंने आपको बोला जो पी वेक्टर है, या लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज वन वन पार्टिकल बी। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि जो पी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जो आर वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है दैट मीन्स लेंथ सेम है। जरा मुझे ये बताना कि दोनों की पोजीशन सेम है क्या, पॉइंट आर वेक्टर की और पी वेक्टर की, स्पेस के अंदर? दोनों की पोजीशन सेम है क्या, जरा बताओ। अरे भाई, आर वेक्टर स्पेस के अंदर यहाँ पे कहीं पे है, और पी वेक्टर स्पेस के अंदर यहाँ पे कहीं पे है। तो अब क्वेश्चन सुनो, ऑब्जेक्टिव जो हवा ही नहीं लगता, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर दो वेक्टर्स की लेंथ या मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की टेल ओरिजिन पे है, तो जरूरी है दोनों वेक्टर सेम पोजीशन वेक्टर होंगे। दोबारा सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलता है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ बराबर है, दोनों का जो टेल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्या दोनों के दोनों वेक्टर सेम पोजीशन वेक्टर होंगे क्या? अरे नहीं होंगे, आपके सामने तो है। क्या ए और बी सेम है क्या? ये पी वेक्टर और आर वेक्टर सेम है क्या? दोनों की पोजीशन अलग अलग है स्पेस के अंदर। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? पोजीशन वेक्टर समझ में आया? एक बिल्कुल देसी भाषा में दोबारा बता रहा हूं, वो वेक्टर जिसका एक एंड ओरिजिन पे है और दूसरा एंड पार्टिकल की पोजीशन पे है, ओरिजिन मस्ट होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, अब उसका डाउट ले लेते हैं। जो पी वेक्टर है, जो पी वेक्टर है जिसको मैंने ब्रेक किया पी एक्स आई में और पी वाई जे में, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, वेयर, वेयर ये पी एक्स क्या है, ये पी एक्स क्या है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था किस डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर। और ये पी वाई क्या था, पी वाई क्या था, इस इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके अंदर, वाई के अंदर। तो अगर मुझे, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अगर मुझे अभी पी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बचपन से निकालते हैं इस चीज को, तो कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ पी एक्स होल स्क्वायर प्लस पी वाई होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें आएगी। अरे बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन क्या होती है पोजीशन वेक्टर की अभी लिख दूंगा, ये समझ में आएगी नहीं, बताओ पहले। क्लियर है? इमप्रीत, आसिफ, आसमा, फला, सिमरन, सबको क्लियर है? नरेंद्र? चलो, तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर, देखो,
position vector of the object is the vector joining is the vector joining the origin to the point where ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को आप पार्टिकल बोल रहे हो, पार्टिकल लाइज। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये काम क्या करता है, हमारे किसी भी पार्टिकल की स्पेस में पोजीशन बताने को हेल्प करता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब it is used to describe the position of an object in the space, describe the position of an object in the space, और एक पॉइंट नोट में लिखोगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। क्या मेरा क्वेश्चन बता दिया था। टू वेक्टर्स हैविंग सेम लेंथ या मैग्नीट्यूड, सेम लेंथ बोल लो, मैग्नीट्यूड बोल लो, पासिंग थ्रू origin may have या maybe different position vector, कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम ही होंगे। ऊपर एग्जांपल में P और R लिखे हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है वेक्टर्स की वो डिफरेंट है। नोट कर लो यार इसको, फिर आगे चलते हैं। आज तो बासित को क्लास में आना था, उसके लिए मैं एग्जाम्पल भी लाया था, आया ही नहीं, तो किसी और को पकड़ना पड़ेगा। तनवीर आया हुआ है, तनवीर आया हुआ है, अच्छा काम बन गया। डन, नोटेड। चलो आगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट पॉइंट, तनवीर थोड़ा बुरा मत मानना, बुरा मान भी लोगे तो क्या करोगे। देखो, लेट अस सपोज इस स्पेस के अंदर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, क्या मैं तनवीर को एक पार्टिकल ले सकता हूँ? कोई दिक्कत ही नहीं है, अजम्पशन कर ली ना हमने कि वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो तनवीर ने चलना स्टार्ट किया, चल रहा है, किसी के घर गया, वहां बात नहीं बनी। अब उसको ही पता है कि बात क्यों नहीं बनी होगी, तो फिर मुड़ गया बेचारा, फिर कहीं और रुका जाके। अब कुछ, अब तुम किस सेंस में ले रहे हो वो मुझे नहीं पता, आराम से रुका, फिर चला, वहां भी बात नहीं बनी। चलो ठीक है, अब ये रुक गया स्पेस में, कह रहा है कहीं बात नहीं बन रही है तो अपन यहाँ रुक जाएंगे। तो इसने ए पॉइंट, तनवीर ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था पोजीशन, और बी पॉइंट पे आके वो रुका। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे ए से लेके बी तक ये जो डॉटेड लाइन है, क्या ऐसा बोल सकता हूँ तनवीर ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना? ए से लेके बी पॉइंट तक ये जो डॉटेड पाथ मैंने आपको शो किया, इसको बोल सकता हूँ डिस्टेंस। चलो ठीक है, ये तनवीर की क्या थी, तनवीर एक पार्टिकल है, ये तनवीर पार्टिकल था, उसकी पोजीशन स्पेस के अंदर है, इनिशियल पोजीशन, और ये भी तनवीर है, लेकिन ये तनवीर की कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, कुछ चलने के बाद। अगर मैं अगर मैं इसकी पोजीशंस को ओरिजिन से जोड़ दूं इस तरीके से, दिस इज अवर ओरिजिन, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं
ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है ना? क्या मैं ऐसा कमेंट कर सकता हूं ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है? सारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। टेल इसका पोजीशन कहाँ पे है? जो टेल की पोजीशन है ओरिजिन पे है, और इसका जो हेड है पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। चलो अच्छी बात है। जो ओबी है, जो ओबी है, क्या वो भी एक पोजीशन वेक्टर है क्या? जरा चेक करना। क्या ओबी भी एक पोजीशन वेक्टर है? अरे हाँ है ना, बोलो। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलो, ओए की बात कर रहे हैं, दिस इज अवर ओए, दिस इज अवर ओबी वेक्टर। अब ओए को मैं ब्रेक कर सकता हूँ एक्स और वाई के अंदर, कैसे चेक करना जरा देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स ए आई कैप, एंड दिस इज, ये डिस्टेंस रहेगा जो, चलो अंदर नहीं लिखता, अंदर तो, अंदर नहीं लिखूंगा, डायग्राम खराब हो जाएगा, बाहर लिखता हूँ। रुक जाओ 2 मिनट, बाहर लिखने दो, वरना डायग्राम सुंदर बनाना है मेरे को। ठीक है देखो, तो जो ये डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी दिस डिस्टेंस। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना मैं बाहर बना दूं? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? कंफ्यूज तो नहीं होगे? बाहर ड्रॉ कर दूं? सो दिस विल बी एक्स ए आई कैप, दिस विल बी वाई ए आई कैप। ठीक है। और अगर मुझे बी की ड्रॉ करनी है, तो बी की ड्रॉ करने के लिए, इसके लिए ये हो जाएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस। एग्री करते हो? दिस विल बी एक्स बी आई कैप, और वाई के लिए कितना होगा ये? वाई के लिए ये डिस्टेंस होगा, छोटा है ना वाई इसका, तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी वाई बी जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ, अरे बोलो, बताओ। चलो ठीक है, ये तनवीर की इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन की तरफ गया। मैंने इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। बचपन में पढ़ा था सर, शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है? बचपन में पढ़ा था शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमने कल लिखा, कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या तुम्हें ए बी वेक्टर के पास साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें एक ए बी वेक्टर दिखाई दे रहा है जिसके पास कुछ लेंथ है और जिसके पास कुछ डायरेक्शन है? डायरेक्शन कैसे है? क्या तनवीर बी से ए गया है क्या? क्या उसने बी से ट्रेवल किया है? उसने ए से भी ट्रेवल किया है ना, हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना। और ये इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है। बोल सकता हूँ ये चीज? अरे बोल सकता हूँ कि नहीं? अरे बताओ मेरे को। चलो बोल सकता हूँ। ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो। क्या मैं जो ओए है, ओए वेक्टर, क्या मैं ओए वेक्टर को लिख सकता हूँ एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप? तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा? देखो कईयों को ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप ओए को, ओए वेक्टर को एक्स ए प्लस वाई ए क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या किसी को ये कंफ्यूजन है कि सर आप ओए वेक्टर को एक्स ए और वाई ए क्यों नहीं लिख रहे हो? आप ये आई कैप और जे कैप क्यों लेके आ रहे हो? बेटा क्या तुम वेक्टर को स्केलर और स्केलर में ब्रेक डाउन कर सकते हो? जरा मुझे बताना। ये ओ एक वेक्टर है, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो दो वेक्टर में ही तो होगा। तो एक्स ए तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पॉइंट ए है, एक्स ए, जो एक्स ए है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। आई कैप लगाने से क्या हो रहा है? हमें डायरेक्शन मिल रही है। तो वेक्टर तभी तो बनेगा ना, जब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, एज सिंपल एज दैट। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको कि ओए को मैं ऐसे ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? ऐसे ही सिमिलरली क्या मैं ओबी को ब्रेक कर सकता हूँ? ओबी इक्वल्स टू एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। अरे बताओ, अरे बताओ, हाँ या ना? कर सकता हूँ? चलो, अब जो कल क्लास में जिसने ध्यान से सुना होगा, जरा चेक करो, ध्यान से देखो। दिस इज वन साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट? दिस इज अनदर साइड ऑफ ट्राइंगल। आर दे इन सेम ऑर्डर? आर दे इन सेम ऑर्डर? This is one side of triangle OA. This is another side of triangle AB. Are they in same order? Then what will be OB? अरे बोलो। Then what OB will represent? It represent resultant. आया ना? अरे हाँ है ना? तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, क्या OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर
इक्वल्स टू क्या? अब मुझे फटाफट से आंसर चाहिए सबसे। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट? ओ बी वेक्टर। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ से झटपट तरीके से ए बी निकाल सकता हूँ? क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? तो ए बी, इसको एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि ये सुंदर रहे। वैसे तो ये काफी सुंदर ऑलरेडी हो गई है, तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जो गोल्डन देना चाह रहा हूँ सुनते रहो, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। क्लियर? तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ए बी वेक्टर का नाम क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताओ मेरे को। ए बी वेक्टर का क्या नाम लिखा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ओ बी और ओ ए वेक्टर कैसे हैं? भले ही रिजल्टेंट है, इसका नाम क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है इसकी फिलहाल? क्या ये एक पोजीशन वेक्टर है? क्या एक पोजीशन वेक्टर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स, विच इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, या फाइनल एंड इनिशियल? बोल सकता हूँ ये चीज? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारा ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स? कोई दिक्कत समझने में? बहुत आसान चीजें हैं यार, है ना? चलो, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ से? मैं लिखवा देता हूँ आपको। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चलेगी आगे, और यहाँ लिख सकते हैं अपन, इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, टू पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर ये समझ में आ गया, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे देखो। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट इज ओ बी? क्या मैं लिख सकता हूँ ओ बी को? एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। जरा बताओ, ऊपर बताया आपको, लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ ओबी को। ऐसे ही क्या मैं ओ ए को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? कैसे? एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप। अरे हाँ है ना, बताओ। उसके बाद अगर थोड़ा सा, अभी नोट मत करो ना, नोट करने का टाइम देता हूँ, अभी सिर्फ क्लास में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद क्या टर्म्स को रीअरेंज कर सकता हूँ? एक्स बी आई कैप माइनस एक्स ए आई कैप, अगेन वाई बी जे कैप माइनस, कैप आएगा, वाई ए, ये आएगा ना? सही कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं? सही जा रहे हैं? बताओ। या बीच में प्लस आएगा? बीच में प्लस आएगा, चलो सही। अब सही है, रीअरेंज कर दिया। चलो, अब तक तुम क्या करते आ रहे थे सर? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग आई कैप को कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई कैप को कॉमन ले लेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये आ गया आई कैप, प्लस वाई बी माइनस वाई ए, ये क्या आ गया? जे कैप। क्या कभी तुमने इसका लॉजिक सोचा कि तुमने इसे आई कैप को कॉमन क्यों ले लिया? मुझे इतना बताओ बस। क्या तुम्हें इसका लॉजिक पता है कि तुमने यहाँ पे आई कैप को कॉमन क्यों लिया और एक्स बी माइनस एक्स ए कैसे कर दिया? अरे बताओ, अरे बताओ, क्या लॉजिक पता है इसका? लॉजिक पता है? क्या ये तुमने एल्जेब्रिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर दिया दो वेक्टर्स का? क्या तुमने ये दो वेक्टर्स का एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्शन नहीं कर दिया? हाँ है ना? अरे जवाब दो यार। तो ऐसा क्यों कर पाए तुम लोग? सर आपने तो बोला कि वेक्टर्स तो अलग से अपना वेक्टर लॉ फॉलो करता है, यहाँ पे तो आप एक्स बी माइनस एक्स ए कर रहे हो। ध्यान से बात समझो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। जब दो वेक्टर्स की जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, आप उसको एल्जेब्रिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर एक्स एक्सिस में मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है 5 आई कैप, ठीक है?
इसी डायरेक्शन में मेरे पास एक वेक्टर है 6 i कैप। तो मैं इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं मैं इसको 11i लिख सकता हूं। क्लियर है बात? 5 और 6 को मैं ऐड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली, ध्यान से देखो, सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे 5i कैप है, ठीक है, और -x में क्या आ जाएगा, -6i, तो क्या लिख सकता हूं मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा? क्या मैं लिख सकता हूं -i कैप? बताओ। अरे हाँ, है ना? तो सेम डायरेक्शंस में अगर आपके पास वेक्टर्स हैं तो आप उनको एल्जेब्रिकली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। वो सब छोड़ो। क्या जो तुम्हें कॉन्सेप्ट देना था वो समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, ये समझ में आया सबको? अरे ये समझ में आया नमूनो? चलो, इस पे फिर एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मेरे को। अगर एक बेसिक चीज पूछ लूं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कब होते हैं? जब मोशन किस पाथ के अलोंग हो रहा हो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग हो रहा हो। बहुत बढ़िया, बस ये जानना था। इसे आप नोट कर सकते हो, नोट कर लिया तो डन लिखो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं वो लाइन लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में। वेक्टर्स वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड और subtracted algebraically। ध्यान रखना इसको। डन? इज इट डन? चलो, अप्लाई करके बताओ। फाइंड द फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर find the displacement vector AB if the position vectors if the position of A is if the position of particle at A is 2i cap plus 4j cap and position at of particle at B is 10i cap plus 6j cap। करो। कितना आ रहा है? 8i+2j। सही है, अभी भी नहीं कर पा रहे कुछ लोग।
अगर तुमने ये इसके पहले कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होता, ये क्वेश्चन अगर पेपर में अटेम्प्ट कर पाते, ईमानदारी से बताना, अगर तुम्हें ये नई चीजें पता तो नहीं कर पाओगे यार, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। देखो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पता है क्या होता है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है। जैसे इसको मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ, जिनसे आंसर नहीं आया जिनका, अब ध्यान से देखो, समझो इस चीज को। देखो, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनको जिनसे वो भी एक बार देख लो, जिनका नहीं हुआ वो भी एक बार देख लो। देखो, सुमित थैंक यू। 2i कैप, ये आ गया आपका एक्स, दिस इज योर वाई। तो 2i और 4j प्लेस कर सकता हूँ मैं। देखो, एक्स में कितना जाऊंगा बताओ जल्दी। एक्स में 2 जाऊंगा, और वाई में कितना जाऊंगा, 4 जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा पार्टिकल ए। बोलो, पार्टिकल ए की पोजीशन ये होगी, बात मानते हो? तो इसकी आपको पोजीशन दे रखी है कितनी, 2i + 4j। अब चेक करो जरा, ये आपके पास ओरिजिन है। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा अब ओए, दिस विल बी वेक्टर ओए। कैसे लिखोगे इसको, ओए को दे रखा है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या दे रखा है, 2i कैप + 4j कैप। क्या अब क्लियर हो गया ये कैसे लिखते हैं, जिनसे नहीं बना है सवाल? अभी क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2i। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, एक्स के अंदर डिस्टेंस कितना होगा 2, और जो वाई के अंदर कितना डिस्टेंस है वो 4 डिस्टेंस है। ऐसे तुम लोग बी की पोजीशन, जो बी की पोजीशन मार्क कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा, एक्स में वो 10 है, एक्स में 10 आगे जाओगे, और वाई में कितना है 6 है, तो 6 आगे जाओगे। तो बी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अरे बी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा नमूनो, है ना? तो ये बी हो गया, ये बी हो गया। तो ये पार्टिकल की पोजीशन ए पे थी, ये बी पे थी। क्या करना था तुमसे, क्या पूछा हुआ है तुमसे, ए बी वेक्टर पूछा हुआ है ये। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि ए बी वेक्टर क्या होता है, इन दोनों पोजीशन वेक्टर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो, क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है, कैसे, ध्यान से सुनो बात, ध्यान से सुनो बात। अगर वो यहाँ पे 2i और 4j ना देके 2,4 दे दे, क्या बात सेम ही है क्या? अगर वो 2i और 4j ना देके 2,4 दे, क्या बात सेम ही है? तब भी कर लोगे सवाल को? क्या फर्क पड़ता है उससे? यहाँ पे 10,6 लिख लो, क्योंकि जब तुम x में जाओगे वेक्टर बनाओगे तो 10i बनेगा और 6j बनेगा, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, सेम ही तो चीज है ना? तो ए बी कैसे लिखोगे आप ए बी लिख दोगे, व्हाट विल बी ए बी, ए बी विल बी ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ऊपर से उतार लो, कितना है ओ बी, 10i + 6j माइनस 2i + 4j। सो हाउ विल यू सॉल्व इट, कितना आएगा, 10i - 2j। दोनों की सेम डायरेक्शन है, कर सकता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन आई का, कर सकता हूँ। कितना आएगा, 10 - 2 8 आ जाएगा, 8i + 6 - 4 क्या बनेगा, 2j। तो ये तुम्हारे पास वेक्टर निकल के आया ए बी, जिसमें एक्स के कंपोनेंट क्या है, 8i कैप, और वाई के कंपोनेंट क्या है, 2j कैप। क्या आपको इतनी बात क्लियर है बेटा? अरे हाँ, है ना? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। ये जो ओए वेक्टर है, जो ओए वेक्टर है, क्या ओए वेक्टर खुद एक यूनिक वेक्टर है? क्या ओए वेक्टर जैसा कोई और वेक्टर होगा? जरा मुझे बताना, क्या ओए वेक्टर जैसा कोई और वेक्टर होगा? अभी जस्ट पीछे समझा के आया हूं। भले ही एक वेक्टर ऐसा हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो, क्या दो वेक्टर की पोजीशन सेम हो सकती है कभी भी? जरा मुझे बताना, अनटिल एंड अनलेस वो कोइंसाइड ना कर रहे हो सकती है क्या? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओए एक मेरा यूनिक वेक्टर है, उस जैसा दूसरा नहीं हो सकता? सेम केस बी के साथ होगा, जो ओबी वेक्टर है वो एक यूनिक वेक्टर है। तो ऐसे वेक्टर जो बिल्कुल यूनिक हैं, जिनका दूसरा नहीं हो सकता, उनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आपको इस, अब ध्यान से बात समझो, ध्यान से बात समझो। इस पूरे 2D प्लेन के अंदर, इस पूरे 2D प्लेन के अंदर क्या आपको कोई दूसरा वेक्टर ओए मिलेगा कभी? इस पूरे 2D प्लेन के अंदर, इसमें से माइनस कैसे आया सर? ये आपको नहीं समझ में, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ये अभी पीछे तो ड्राइव किया, ये तो रहा ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। आसिफ,
ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ, यही तो यहाँ पे सॉल्व किया, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ। क्लियर हुआ? अरे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, रिस्पॉन्ड करो। चलो यार देखो बाकी लोग। हाँ मैं क्या कह रहा था, इस पूरे प्लेन के अंदर क्या आपको कोई दूसरा वेक्टर मिलेगा ओए जैसा? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओए मेरे पास एक फिक्स्ड वेक्टर है, ओ बी मेरे पास एक फिक्स्ड वेक्टर है। भाई ये तो फिक्स हो गए, जैसे ही आपने ए को फिक्स कर दिया वैसे ही ओए फिक्स हो गया, है ना? बोल सकता हूँ ये चीज। जैसे ही मैंने बी को फिक्स कर दिया, बी को एक लोकेशन अलॉट कर दी, वैसे ही ओबी वेक्टर फिक्स हो गया। अब ओबी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना, और कहीं नहीं मिलेगा, तो बोल सकता हूं तो पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स वेक्टर। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स वेक्टर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब एक ट्विस्ट सुनो, इसको क्या बोला तुमने, ए बी को क्या तुमने अभी इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक फिक्स्ड वेक्टर है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? displacement vector is a fixed vector, this statement is true or false? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एक फिक्स्ड वेक्टर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स। चलो अभी देखते हैं जिनका ट्रू है जिनका फॉल्स है। अब ध्यान से बात समझो, देखो, सुनो बात, बहुत केयरफुली बात सुनो, अभी बहुत केयरफुली बात सुनो। लेट अस सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, सी पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे लिया स्पेस में, सी पॉइंट, सुनते रहना ध्यान से। सी पॉइंट लिया, इस सी पॉइंट के जो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास है 6,8, 6,8। कोई दिक्कत किसी को? 6i+8j इसका मतलब होगा, है ना? मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी लिया यहाँ पे, इसके जो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 14,10, 14,10, यानी कि 14i और 10j। तो क्या ओसी एक पोजीशन वेक्टर है? जस्ट गिव मी यस और नो। यस इट्स अ पोजीशन वेक्टर। ओडी क्या एक पोजीशन वेक्टर है? यस इट्स अ पोजीशन वेक्टर। जरा मुझे बताना, अगर मैं यहां से सीडी निकालूं तो सीडी के वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? जो तुम यहां से सीडी निकालोगे ना, उसकी जरा मुझे वैल्यू बता दो, कैसे निकालोगे सीडी को? सीडी को क्या तुम ओडी माइनस ओसी करोगे? नीचे कर देता हूं, सीडी वेक्टर क्या होगा? सीडी वेक्टर क्या होगा, अरे बताओ। सीडी वेक्टर ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। तो सीडी इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया? क्या सेम निकल के आ गया? ये कैसे करोगे, इसको वापस से कर लो भाई, कैसे करोगे? ओडी कितना हो जाएगा, व्हाट इज ओडी? 14i कैप प्लस 10j कैप माइनस कितना करोगे? 6i कैप प्लस 8j कैप। हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट? कितना आ रहा है ये? क्या ये वापस से 8i कैप प्लस 2j कैप आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना? मुझे बताना, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? इसमें और इसमें कोई अंतर है? क्या तुमने दो वेक्टर्स सेम आइडेंटिटी के प्रोड्यूस कर लिए? 8i+2j, 8i+2j। क्या मैं ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता हूं जिनकी आइडेंटिटी 2i+2j, 8i+2j होगी? क्या मैं ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता हूं जिनकी आइडेंटिटी 8i+2j होगी, हाँ या ना? तो क्या ये वेक्टर यूनिक हुए? तो क्या ये वेक्टर यूनिक हुए? नहीं हुए ना यूनिक, जब वो बार बार रिपीट हो रहा है तो। भाई सीडी एक वेक्टर है, उसके पास भी ये वैल्यू है, ए भी एक वेक्टर है, उसके पास भी ये वैल्यू है। तो यूनिक क्या हुई? क्या ये वैल्यू यूनिक हो गई क्या? क्या ये वैल्यू यूनिक हो गई? नहीं हुई। बट बट क्या ये वैल्यू एक यूनिक वैल्यू थी क्या पोजीशन वेक्टर की? है ना? तो पोजीशन वेक्टर फिक्स वेक्टर होते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चाहे वो ए बी हो चाहे वो सी डी हो, ये फिक्स नहीं होते। जो फिक्स नहीं होता क्या बोलते हैं उसको? दीज आर फ्री वेक्टर्स। दीज आर क्या? फ्री वेक्टर्स। क्या लॉजिक समझ में आ गया? स्टेटमेंट समझ में आ गई सबको? अरे हाँ है ना नमूनो? तो ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे, स्टेटमेंट लिखी मिलती है, हवा भी नहीं लगती क्या बोलना चाह रहा है वो, कि फ्री वेक्टर क्या होते हैं, फिक्स क्या होते हैं। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? चलो बढ़िया।
यहाँ पे नोट में लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर आर फिक्स्ड वेक्टर, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर फ्री वेक्टर्स। नोट करो इसको पूरे को, कहानी को, फिर चलते हैं आगे। जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, क्वेश्चन तो आपको सिंपल सा ये आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो दो बताई हैं, इनका खास ध्यान रखना। कुछ भी चीज रट रहे हो गया इतना बताओ पहले, क्या कुछ भी रटना पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता यार। चलो ठीक। बैक साइड, पहले सृष्टि एक बार पहले ही नोट कर लो, फिर कर दूंगा बैक साइड। बैक साइड मतलब ऊपर करना है इस तरीके से, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, अरे बैक का मतलब पिछली, ये मुझे पता है। मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम ऊपर बोल रही थी क्या? सर पिछली, नमूने हैं सब। चलो कोई नहीं, पहले से नोट करो, इसे नोट करो, डन लिखो, फिर कर दूंगा। लिख लिया? नोट कर लिया इसको सबने? पिछला वाला करना है, क्वेश्चन से पिछला वाला, ये वाला कह रहे हो? दिस वन, उतारो, जल्दी से उतारो। डन। ठीक। अभी कुछ को लगेगा सर वेक्टर्स खत्म हो गया क्या? नहीं। अगर सारा का सारा वेक्टर्स एक साथ पढ़ा दूंगा तो खुद भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा पढ़ाते हुए। तो जहां पे जिसका काम आएगा वो बताते चलूंगा। ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अब यहाँ से ये सब्जेक्ट, जो मेन चीज है वो स्टार्ट होने वाली है, ध्यान रखना। दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये मत सोचना कि सर ने वेक्टर में काफी चीजें नहीं बताई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब बताऊंगा यार। जो लोग पुराने बच्चे होंगे समझ में आएगा कि ऐसे पूरे सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं कि अभी बता दिया डॉट प्रोडक्ट, कुछ काम है नहीं उसका। जिसका जहां पे जितना काम है बताया जाएगा। ठीक है बात। चलो, अभी आपका थोड़ा सा टेस्ट करते हैं नॉलेज। सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे जाने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन सा फोर्स डिस्कस करेंगे? किस टाइप का फोर्स डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के अंदर? सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। चलो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारा वेट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? मेरा जो हमारा जो वेट होता है दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? सिंपल सवाल है बिल्कुल, बोलो आंसर करो। जो हमारे पास वेट है ये एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ओके, चलो। एक्सटर्नल, सिमरन का आंसर नहीं आया मुझे, बाकी ऑलमोस्ट सबने दे दिया।
कल लगता है 40 डिग्री निकालने के बाद उसको डर लग रहा है क्लास में, तनवीर ने भी नहीं बताया। चलो सुनो, जिन्होंने बोला इंटरनल, ध्यान से सुनो बात अब। मान लो ये अर्थ है, ठीक। अर्थ पे कोई भी प्राणी, ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर लेट सपोज 70 kg मास है। वेट नहीं बोल रहा हूँ, मास है। तो वेट क्या हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों वाली बात, वेट क्या होता है? मास इंटू, क्या लिखूं यहाँ पे? अरे क्या लिखूं? मास इंटू ग्रेविटी लिख दूं? जी। तो वेट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी वेट? 70 kg, इसको 10 ले रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, कितना हो गया? 700 न्यूटन लिख सकता हूँ। चलो, मैं इसकी बात कर रहा था, सबको पता है वेट ये होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी प्राणी को, अगर मैं इसी प्राणी को स्पेस में ले जाऊं, तो इसका मास कितना रहेगा? अगर इसी प्राणी को मैं स्पेस में ले जाऊं तो इसका मास कितना रहेगा? मास जीरो हो जाएगा। आसमा वहीं आके गोली मार दूंगा, सच कह रहा हूँ। 70 kg मास रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ 9th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स बुक। 70 kg। स्पेस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? सर भर भर के है। कितनी है? स्पेस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है भाई? जीरो है। तो वहां पे आपका वेट कितना हो गया? अरे वहां पे आपका वेट कितना हो गया? 70 इंटू 0। एक बात बताना, अगर वेट इंटरनल होता, क्या वो चेंज होता? क्या आपका मास चेंज हुआ? अर्थ के ऊपर, स्पेस के अंदर क्या आपका मास चेंज हुआ? क्योंकि वो आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी थी। बट क्या आपका वेट सेम रहा स्पेस के अंदर और अर्थ के अंदर? या फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। क्या वेट कांस्टेंट है अर्थ के ऊपर और स्पेस के अंदर? अरे वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वेट कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। अब ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे इसे? ये क्यों बताया? ये क्यों बताया, अब इसका रीजन सुनो। जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाए होंगे, वहां पे सबसे पहला कंपोनेंट आप क्या दिखाते हो? वेट दिखाते हो। अरे हाँ, है ना। और लेकिन पता नहीं होता सर वेट क्यों दिखा रहे हैं। अगर जिन लोगों को अभी तक ये लगता था कि इंटरनल फोर्स है, कभी तुमने क्वेश्चन नहीं किया कि सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो फिर वेट क्यों दिखा रहे हैं वहां पे? जब हम एक बॉडी, बहुत ध्यान से बात समझो, बहुत ध्यान से बात समझो। फ्री बॉडी डायग्राम अभी पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत डिटेल के अंदर, पर एक बात बताओ, जब मैं आपसे बोलता था इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाते थे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इस बॉडी के ऊपर लगने वाले, ये बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगा रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। ये वाली बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे क्या फोर्स लगा रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। उस मतलब किससे है कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जरा बताना, जो फोर्स इसके ऊपर लगेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स होंगे या इंटरनल फोर्स होंगे? जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगेंगे वो एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल होंगे? तो भैया आपने तो वहां वेट भी दिखा रखा था। वेट तो इंटरनल है, फिर वो कैसे दिखा दिया? क्या तुम्हें समझ में आया कि वेट क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है भाई, इंटरनल नहीं है। इंटरनल नहीं होता वेट। क्लियर हुई बात सबको? तमीज से। ऐसा लग रहा है कईयों को शायद आज ही पता चला है कि वेट कुछ सर एक्सटर्नल होता है। चलो बढ़िया। तो इसलिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस समझाने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि जो वेट है वो क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। चलो अच्छी बात है। देखो, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसको हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है? चेक करो। अब सब आएगा इसमें, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट, सब आएगा इसमें। चेक करो। देखो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट कौन सा है? दैट इज कोप्लेनर। कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्सेस। दूसरा क्या हो जाएगा?
नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। फर्दर जो कोप्लेनर फोर्सेस है, अभी मैंने बताया नहीं क्या होते हैं। फर्दर जो कोप्लेनर फोर्सेस हैं उसको आपने फर्दर डिवाइड कर रखा है। कैसे? फर्स्ट पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। दूसरा कॉन्करेंट फोर्सेस, पहले कोलिनियर लिख लो, कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस। दूसरा कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। देखो, सुनो बात ध्यान से। सिस्टम ऑफ फोर्सेस को दो में डिवाइड कर रखा है, कोई बात नहीं। कौन कौन सा? नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या समझते हो? कोप्लेनर का मतलब है एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, एक बॉडी के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे, वो सारे के सारे एक प्लेन में होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे, क्या मैं अपनी जो स्क्रीन है, अपनी जो एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसको एक प्लेन मान सकता हूं? क्योंकि स्क्रीन के पास क्या है? एक एक्स डायरेक्शन है, स्क्रीन के पास एक एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, और एक क्या है इसके पास में? वाई डायरेक्शन है। अरे बताओ, है ना? क्या तीसरी कोई डायमेंशन है इसके पास में? लेंथ और हाइट के अलावा कोई तीसरी डायमेंशन है क्या? विड्थ दिखाई दे सकती है आपको इस डायग्राम के अंदर? क्या आपको विड्थ दिखाई दे रही है? सिर्फ लेंथ देख सकते हो, सिर्फ हाइट देख सकते हो, क्या विड्थ दिखा सकता हूं मैं इसके अंदर? नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। तो इनके पास सिर्फ दो ही डायमेंशंस होती है या दो डायरेक्शंस होती हैं, कुछ भी बोल लो। वैसे तो डायरेक्शंस इनफाइनाइट होती हैं, बट फॉर द टाइम बिंग दो ही डायमेंशंस हैं और दो ही डायरेक्शन। देखो ध्यान से, मैंने बनाई एक बॉडी। तो पार्टिकल से बाहर आओ, बॉडी पे आओ। मैंने बनाई एक बॉडी, क्योंकि वो तब के लिए था। देखो, इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। या इधर देखो, इधर देखो, सब लोग देखो इधर। कॉपी का प्लेन, जो नोटबुक है उसका पेज दिखाई दे रहा है। इस पेज के पास क्या है? लेंथ है और हाइट है। कोई तीसरी डायमेंशन है इस पेज के पास में? थिकनेस कितनी है इस पेज की? इस पेज की थिकनेस कितनी है? नेग्लिजिबल है। तो क्या कोई थर्ड डायमेंशन है इसके पास? कोई थर्ड डायमेंशन नहीं है। अगर मैं इस पेज के अंदर एक बॉक्स बनाऊं इस तरीके से, बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको? बॉक्स दिख रहा है सबको? और इस बॉक्स के ऊपर कुछ फोर्सेस दिखाऊं इस तरीके से, तो क्या ये सारे के सारे फोर्सेस इसी प्लेन के अंदर है? पेन जो जो प्लेन पेज का है, क्या उसी प्लेन के अंदर सारे फोर्सेस हैं? चेक करना जरा। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। जब सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हों, तो क्या कहलाता है वो? कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस कुछ नहीं है, डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल फोर्सेस को स्टडी करना है हमें। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है पहली? कि अगर सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में है तो क्या बोल दोगे? कैसा सिस्टम है फिर वो? कोप्लेनर सिस्टम है। ठीक है बात? बट बट एक बात बताओ जरा, देखो ध्यान से बात, इधर देखो। अगर मैं इस स्क्रीन के अंदर कोशिश करूं एक और डायमेंशन देने की, कुछ इस तरीके से, थोड़ा थोड़ी सी इमेजिनेशन करना। वाई भी है मेरे पास, एक्स तो पहले से था, वाई भी है और अब जेड भी है। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइडल ड्रॉ करूं इस तरीके से, चेक करना जरा। अब थोड़ी शांति बना के रखना, क्योंकि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, अब इस ग्रीन क्यूबॉइड पे ध्यान देना जरा। क्या तुम्हें ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है? ये एक प्लेन, ये ग्रीन अपर प्लेन, बिल्कुल ऊपर वाला प्लेन।
इस प्लेन के पास कितनी डायमेंशन है? एक तो ये डायमेंशन है इसके पास एक्स के अंदर, क्लियर, और ये डायमेंशन किसके अंदर है इसके पास? जेड के अंदर। तो ये जो प्लेन है ये 2D प्लेन है। तो अगर मैं सारे के सारे फोर्सेस कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, चेक करना जरा, अगर इस प्लेन के अंदर कुछ सारे के सारे फोर्सेस ऐसे लाई करेंगे तो ये सिस्टम कैसा है? कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है? एक ब्लैक वाला प्लेन है जिसके पास डायमेंशन सिर्फ जेड के अंदर है और डायमेंशन एक्स के अंदर है। क्या कोई वाई के अंदर डायरेक्शन डायमेंशन है इस प्लेन के पास? इस प्लेन के पास क्या कोई वाई के अंदर है? अरे नहीं है यार, इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो कोप्लेनर है। बट अगर मैं इस क्यूबॉइड को एज अ होल स्टडी करना चाहता हूं, जो आपके सामने ग्रीन कलर का क्यूबॉइड बनाया है, अगर मैं इसको होल की तरह स्टडी करूं, तो इसके पास डायमेंशन एक्स के अंदर भी है, इसके पास डायमेंशन वाई के अंदर भी है, और इसके पास डायमेंशन जेड के अंदर भी है। तो तीन तीन डायमेंशन है इसके पास में। चेक करना जरा, चेक करो जरा। अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं, अगर मैं आप फोर्सेस दिखाऊं, एक फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से, जरा मुझे ये बता दो, इस वाले फोर्स का प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा? अभी समझ में आया कितना तुम्हें समझ में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, या एक्स जेड प्लेन होगा, जो ये फोर्स मैंने बनाया है। सोच के बताना इस फोर्स का प्लेन क्या होगा, किस प्लेन में आएगा ये? बोलो। अरे नमूनो, क्या एक फोर्स जब आएगा तो उसके लिए प्लेन डिफाइन कर सकते हो? क्या तुम ये अभी एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्लेन डिफाइन कर दोगे इसके लिए? डिफाइन नहीं कर पाओगे ना। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक से ज्यादा होगा। अरे हाँ, है ना। जब सिंगल फोर्स है वो तो किसी भी प्लेन में आ सकता है, जो सिंगल फोर्स है तो किसी भी प्लेन में आएगा। तो मुझे अपना क्राइटेरिया बताने के लिए दो फोर्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ मेरे को। अब मुझे बताओ जरा, अब ये किस प्लेन में आएंगे दोनों फोर्सेस? ध्यान से देखना जरा। देखो, अब दो फोर्स दिखा रहा हूँ, देखो। एक ये फोर्स दिखाया तुमको, एक ये फोर्स दिखाया, ये किस प्लेन में आ रहे हैं दो फोर्सेस? अब इसका नाम बता सकते हो किस प्लेन में है ये? अब दिमाग लगा सकते हो, ये नाम बता सकते हो। इन दोनों फोर्सेस का प्लेन कौन सा है, F1 F2 का? अरे मैं प्लेन पूछ रहा हूँ तुमसे, पैरेलल नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं बताया अभी। ये लो भाई, हटाओ इसको जरा, पैरेलल, ये लो। एक स्टेप आगे जाते हैं, ये किस प्लेन में है दोनों फोर्सेस? F1 और F2 एक्स जेड प्लेन में। अरे इसी प्लेन की तो बात कर रहा हूं मैं, इस वाले प्लेन की। इस वाले प्लेन के पास एक्स में डायमेंशंस हैं और इस वाले प्लेन के पास जेड में डायमेंशन है। क्या इस वाले सिंगल प्लेन के पास वाई में कोई डायमेंशन है? नहीं है ना। तो तुम F1 और F2 को क्या बोलोगे? दीज आर कोप्लेनर, दीज आर कोप्लेनर। अब जरा एक फोर्स मैं इस प्लेन में लेके आया, चेक करो। ये F3 है, F3 है। F1 और F3 क्या सेम प्लेन में है? F1 और F3 क्या सेम प्लेन में है? अरे F1 का प्लेन क्या है? F1 का प्लेन एक्स जेड प्लेन है। F1 का जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है। और F3 का जो प्लेन है वो क्या प्लेन है? जेड में आ रहा है, और किस में आ रहा है F3? सॉरी, गलत हो गया। जो F1 है उसका प्लेन कौन सा है? वाई है और जेड है। अब ठीक है। और जो F3 है इसका डायमेंशन कौन सा? एक्स में है और जेड में है। तो इन दोनों, क्या ये दोनों फोर्स सेम प्लेन में आ रहे हैं? क्या ये दोनों फोर्स सेम प्लेन में आ रहे हैं? तो क्या इन दोनों फोर्सेस के सिस्टम को मैं को प्लेनर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। तो क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर सिस्टम। जब सारे के सारे फोर्सेस, यहां तो अभी सिर्फ दो दिखाए, जब सारे के सारे फोर्सेस सिंगल प्लेन में ना आए तो क्या बोलोगे? नॉन कोप्लेनर। चेक करो, F1 F2 का जो सिस्टम है वो कोप्लेनर है। F1 और F3 का जो सिस्टम है वो नॉन कोप्लेनर है। F2 का और F3 का जो सिस्टम है वो भी कैसा है? कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है? वो भी नॉन कोप्लेनर है। और तीनों का क्या है आपस में? F1 F2 और F3 का क्या सिस्टम सिस्टम कैसा है? नॉन कोप्लेनर है। विकास से बिल्कुल बेसिक बात है, समझ में आ गई होगी यार, है ना? है ना। कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर समझ में आया? चलो ठीक है। ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे कोप्लेनर, मतलब जो आपके फोर्सेस हैं वो किस में है? एक ही प्लेन में।
एक ही प्लेन में है। पहला टाइप, पैरेलल फोर्सेस। देखो, बच्चे बच्चे को पता होगा, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F2। कैसे कह सकते हो कि F1 और F2 पैरेलल होंगे? मुझे बताना यार। पैरेलल दिख तो रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे कहोगे कि दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं? सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन का मतलब तो कोप्लेनर हो गया ना बेटा। विवेक ठाकुर, अगर मैं एक एक फोर्स और दिखाऊं F3, एक फोर्स F दिखाऊं F3, क्या F1 और F3 सिंगल प्लेन में नहीं है क्या? लेकिन F1 और F3 पैरेलल तो नहीं है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। F1 फोर्स और F3 फोर्स सिंगल ही प्लेन में है, क्योंकि इन तीनों फोर्सेस का प्लेन कौन सा है? इन तीनों फोर्सेस का प्लेन वाई जेड प्लेन है, वाई जेड। लेकिन F1 और F3 पैरेलल है क्या? नहीं। बट क्या F1 और F2 पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। तो क्राइटेरिया क्या होगा दो फोर्सेस को या मल्टीपल फोर्सेस को पैरेलल कब बोलोगे? अरे बोलो। अरे पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन होती है वही तो हो जाएगी। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना? और वो कांस्टेंट कैसा रह सकता है? जब इन दोनों के पास एंगल कितना हो, आपस में कितना एंगल बना रहे हो ये दो वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री एंगल बनेगा आपस में। बोल सकता हूँ ये चीज? अरे ये चीज बोल सकता हूँ कि नहीं? या ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? दो वेक्टर्स की जब डायरेक्शन सेम होती है तभी तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? अरे नमूनो देखो, कल एंगल बताया था निकालना, सारी बातें बेसिक बताई थी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। जरा बताना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोई एंगल है फिलहाल यहाँ पे? एंगल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एंगल दिखाई दे रहा है। अगर एंगल दिखाई दे रहा है तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल है क्या? बिल्कुल पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर इनके बीच में जो एंगल 0 हो जाएगा तो यही वेक्टर ए किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा? वेक्टर बी के साथ में। या तो ऐसा बोल लो कि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, या फिर ऐसा बोलो दोनों की डायरेक्शन क्या है? इम्प्रीत आ रहा हूँ उस पर बेटा, आ रहा हूँ। बताओ, ऐसा बोल लो, है ना? वो एक स्पेशल केस है जो आप मुझे, वो आप एकदम सही बोल रहे हो। कैसे? देखो इम्प्रीत क्या कह रही है सर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, यही बोलना चाह रहे हो? क्या अभी भी आपस में पैरेलल है? क्या ये अभी भी आपस में पैरेलल है? चलो ठीक है, चेक करो। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अभी इनके अंदर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 का, 180 का। तो ये दूसरी कंडीशन निकल के आई कि दो वेक्टर कब पैरेलल हो सकते हैं? जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो या उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उनके बीच में एंगल कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, और जो उनकी डायरेक्शन है वो क्या हो, जस्ट अपोजिट हो। ये दो केस होंगे तभी आपके जो वेक्टर्स हैं वो कैसे कहलाएंगे? वो पैरेलल होंगे, वो पैरेलल होंगे। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं? रिपीट कर रहा हूं, दो वेक्टर्स या मल्टीपल वेक्टर्स को तभी बोलोगे पैरेलल जब उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, या फिर एंगल 180 डिग्री हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? ये थी, ये थी किस कब डेफिनेशन, जब तुमने 10th में पढ़ी थी। अब सुनो इंजीनियरिंग डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, चेक करो। ये दो फोर्सेस हैं, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंगल का और डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, F1 F2 और ये हो गया F3। ठीक, क्या मैं इनका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि जिस लाइन में वो लाई करेगा? बताओ मेरे को, क्या F1 का ये लाइन ऑफ एक्शन होगा? अरे हाँ, है ना? क्या ये F2 का लाइन ऑफ एक्शन होगा? और क्या ये F3 का लाइन ऑफ एक्शन होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होंगे जिनके लाइन ऑफ एक्शन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F1 F2 और F3 पैरेलल तभी होंगे जब इनके लाइन ऑफ एक्शन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे?
तो तीसरी स्टेटमेंट अगर ये भी लिखी आएगी तो ये भी करेक्ट है। तीनों चीजें क्लियर है सबको? तीनों चीजें क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखवा दूंगा, परेशान ना हो, पहले समझ लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। बिल्कुल सिंपल है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, या फोर्स का मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज आपके पास तीन फोर्स हैं। अभी सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन चेंज नहीं हुआ है, एक ही प्लेन में सारे फोर्स लाई कर रहे हैं। दिस इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज F3। F1 F2 F3। अपना दिमाग लगा के बताओ इसमें तुम्हें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? बिल्कुल बेसिक वाली, जो इंजीनियरिंग वाली मैं बता दूंगा, बिल्कुल बेसिक क्या दिखाई दे रहा है? बताना। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। लो ये छोटा कर दिया एरो, ये लो, ये एरो क्या कर दिया, छोटा कर दिया, F3। अब तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। ये लो, अगर मैं इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं, F1 का, F2 का और F3 का, क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी? F2 की भी यही रहेगी, F3 की भी यही रहेगी और F1 की भी यही रहेगी। तो वो सारे फोर्सेस जिनका सेम लाइन ऑफ एक्शन हो, ये तीनों फोर्सेस आपस में कैसे फोर्स कहलाएंगे? ये तीनों फोर्सेस आपस में कैसे फोर्स कहलाएंगे? ये कोलिनियर फोर्स कहलाएंगे। F1 F2 के कोलिनियर है और ये F3, तीनों आपस में क्या है, कोलिनियर है। इसमें कोई दिक्कत, सबको क्लियर है एकदम? नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? कॉन्करेंट फोर्सेस। चेक, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। देखो अभी भी एक प्लेन में है, अभी भी एक प्लेन में है, जरा चेक करो। जो आपकी, आपने एक थ्योरम सुनी है, लेमिस थ्योरम? नाम सुना होगा ना, लेमिस थ्योरम। वो इसी भी बेस्ड है, वो कर लेंगे, उसको भी क्वेश्चन आता है उसमें एग्जाम में। देखो, एक प्लेन के अंदर तीन फोर्स हैं, F1 F2 F3। पहली बात तो मुझे बताओ, क्या ये तीनों फोर्सेस पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? क्या ये तीनों फोर्सेस पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? ना। इनका लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल तो नहीं है। क्या ये तीनों फोर्सेस कोलिनियर हैं? क्या ये तीनों फोर्सेस कोलिनियर हैं? नहीं। लेकिन एक स्पेशल चीज हो रही है, क्या हो रही है? कि इन तीनों फोर्सेस का जब मैं लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, इन तीनों फोर्सेस का जब मैं लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है? तीनों का, इन तीनों फोर्सेस का जब मैंने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, क्या वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है? अगर आपके सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर अभी तीन फोर्स लिए, तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से पास कर जाए, ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को क्या बोलोगे? कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। चलो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। मेरे पास तीन फोर्सेस है मेरे सिस्टम में, जरा बताना क्या ये सिस्टम पैरेलल कोप्लेनर सिस्टम है? क्या है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आसमा, ये तीनों फोर्सेस का जो सिस्टम है, क्या मैं बोल सकता हूं पैरेलल कोप्लेनर सिस्टम? क्या इस सिस्टम को, इन तीन फोर्सेस के सिस्टम को मैं बोल सकता हूं पैरेलल कोप्लेनर सिस्टम? बोल सकता हूं, बहुत बढ़िया। कैसे बोल सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं मैं? क्या तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ, क्या तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, तीनों पैरेलल है क्या आपस में? जरा मुझे बताना। तो बेटा कैसे पैरेलल हो जाएगा फिर ये? बात समझ में आई? जिनको नहीं समझ में आ रहा, क्या आप समझ में आ रहा है? क्या मैं इस सिस्टम को पैरेलल कोप्लेनर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना, तीनों सारे सिस्टम, सारे फोर्सेस देखने पड़ेंगे ना मेरे को। सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है आपस में पैरेलल है क्या? नहीं है ना। नहीं, सिस्टम का मतलब है मैं सारे फोर्सेस की बात करूंगा आसमा, ऐसा नहीं कि F2 F3 लूंगा, सिर्फ सारे फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब ही वही है, ओवरऑल। बहुत बढ़िया सिमरन। तो अगला क्वेश्चन सिमरन से पूछते हैं। सिमरन, क्या ये F1 F2 और F3 कोलिनियर है आपस में?
अच्छा कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ये आपस में कोलिनियर है, F1 F2 और F3 कोलिनियर है आपस में, अच्छा अच्छा। हे भगवान। अरे ये F1 का लाइन ऑफ एक्शन, ये F2 का लाइन ऑफ एक्शन, ये F3 का लाइन ऑफ एक्शन, क्या इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है क्या? क्या इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है? अरे ये F1 का है नमूनो, ये F2 का और F3 का, कौन सा तुम्हें सेम दिखाई दे रहा है? तो कहां से ये कोलिनियर हो गए? अरे समझ में नहीं आ रही क्या बातें? इंटरसेक्ट, अरे वो छोड़ो। अरे कोलिनियर कब होगा? जब तुम्हारे सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन हो, उसकी सारे फोर्सेस एक ही लाइन में हो, तभी होगा वो कोलिनियर। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ सबको? चलो। सुमित क्लास में प्रेजेंट हो? सुमित बैठा क्लास में, हाँ। ये बताओ कि जो सिस्टम है F1 F2 F3, क्या ये कॉन्करेंट सिस्टम है? सिस्टम जो आपके सामने है फोर्सेस का, F1 F2 और F3, क्या कॉन्करेंट है? नहीं है। क्या इन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही है? इन दोनों की यहां मिल रही है, इन दोनों की यहां मिल रही है, तीनों तो एक जगह कहीं नहीं मिल रही ना। हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, तो तीन लाइन ऑफ एक्शन आएंगी, तो तीनों अगर एक पॉइंट पे मिलती तो सिस्टम कैसा हो जाता? तो सिस्टम हो जाता कॉन्करेंट कोप्लेनर सिस्टम। क्या है वो इस वक्त ये? क्या वो है इस वक्त? ना तो ये पैरेलल है, ना तो ये पैरेलल है, ना ही कॉन्करेंट है, ना ही क्या है ये, ना ही कोलिनियर है। तो कैसा हुआ ये? नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट। फोर्थ केस, फोर्थ केस। चलो, एक क्वेश्चन इम्प्रीत से भी है। इम्प्रीत ये सिस्टम कैसा है ये वाला, ये सिस्टम? इस सिस्टम का नाम क्या है? F1 F2 F3 कोलिनियर है। क्या मैं कोलिनियर सिस्टम को प्लेनर बोल सकता हूं? सॉरी, क्या मैं कोलिनियर सिस्टम को पैरेलल सिस्टम बोल सकता हूं? कोलिनियर सिस्टम को क्या मैं पैरेलल सिस्टम बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके लिए। अरे तीनों की लाइन कोइंसाइड कर रही है, क्या तीनों की लाइन तुम्हें पैरेलल दिखाई दे रही है? क्या फर्क पड़ता है? अरे लाइन ये देखो ना, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, क्या फर्क पड़ता है इनके? अच्छा अगर लाइन का समझ में नहीं आता, तो F1 F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है? F1 F2 के बीच में जीरो है, F2 F3 के बीच में एंगल जीरो है, और F1 और F3 के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो एक कोलिनियर सिस्टम, एक कोलिनियर सिस्टम कोलिनियर होने के अलावा क्या होता है? पैरेलल भी होता है, पैरेलल भी होता है, ध्यान रखना है। अरे नमूना, तुम्हें बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है? ऐसा तो लग रहा है सर टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता था। ऐसा तो कोई फीलिंग नहीं आ रही किसी को? तो सही, लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं नॉन कोप्लेनर पे। नॉन कोप्लेनर, सीधी सी बात है, इसमें जितने भी फोर्सेस होंगे वो सारे के सारे एक प्लेन में तो नहीं होंगे। मतलब यही है इसका, हमारी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई किए होंगे एक्सटर्नल, वो सारे के सारे एक प्लेन में तो नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोल दोगे? नॉन कोप्लेनर। अब जरा चेक करो, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखो ध्यान से। ये स्टूल दिखाई दे रहा है तुम्हें? स्टूल, अरे बताओ। जब मैं इसके चार पैर हैं, देखो चार, अरे देखो चार पैर हैं स्टूल के, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? चलो, जब मैं इस स्टूल पे बैठ जाऊंगा, तो जो मेरा वेट ट्रांसफर होगा इन चारों लेग से होगा, चारों लेग से स्टूल की, अर्थ के अंदर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुनो। जो फ्रंट की ये लेग है, ये वाली लेग और ये वाली लेग, एक रिएक्शन दे रही होंगी ऊपर से, इस तरीके से रिएक्शन आएगा। इन दोनों के रिएक्शन एक प्लेन में होंगे या डिफरेंट प्लेन में होंगे? तुम्हारे सामने है, ये फ्रंट लेग है दोनों, इन दोनों के जो रिएक्शन है एक प्लेन में होंगे, डिफरेंट प्लेन में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही अगर मैं इसको रोटेट करूं, अगर मैं इसको रोटेट करूं, तो अभी ये वाली लेग का रिएक्शन और ये वाली लेग का रिएक्शन किस प्लेन में होगा? सेम प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा। बट अगर मैं चारों रिएक्शन को एक साथ देखूं, तो क्या चारों रिएक्शन एक ही प्लेन में होंगी क्या? अगर मैं चारों रिएक्शन को एक साथ देखूं, तो क्या चारों रिएक्शन आपको एक प्लेन में दिखाई देगी? अगर जिसको बात समझ में नहीं आ रही, इधर देखो, इधर देखो। ये वाली रिएक्शन और ये रिएक्शन जब तुम लोगे, तो तुम ये प्लेन लोगे, देखो,
इधर देखो यार, इधर देखो, जब तुम इस वाली रिएक्शन की बात करोगे और इस वाली, तो ये प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन, और ये वाला प्लेन तो डिफरेंट हो गया ना, ये प्लेन, तो ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या कभी सेम प्लेन में आएंगी? कभी नहीं आएंगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं चारों रिएक्शन को एक साथ देखूं, क्या मुझे पैरेलल दिखाई देंगी चीजें? चारों रिएक्शन पैरेलल, ऊपर की साइड में बना के दिखाता हूं इसको। अरे नमूनो बताओ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? एक चेयर बन जाए यार, चलो बन जाएगी। देखो, चेयर देखो, चेयर के नीचे चार लेग हैं, इस तरीके से, इस तरीके से देखो, ये रिएक्शन वन, दिस इज रिएक्शन वन, दिस इज रिएक्शन टू, दिस इज रिएक्शन थ्री एंड दिस इज रिएक्शन फोर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अगर मैं इसको जस्ट एक प्लेन में ले लूं, तो रिएक्शन वन और रिएक्शन थ्री एक प्लेन में होंगी, ऐसी रिएक्शन थ्री और रिएक्शन फोर एक प्लेन में होंगी। जरा मुझे बताना, कभी रिएक्शन वन और रिएक्शन फोर और रिएक्शन थ्री तीनों एक साथ एक प्लेन में हो सकती हैं कभी? अरे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैसा हुआ? नॉन कोप्लेनर हुआ। लेकिन लेकिन जब मैं सारे सिस्टम को एक साथ, सारे फोर्सेस को एक साथ स्टडी कर रहा हूं, तो क्या R1, R2, R3 और R4 आपस में, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है पैरेलल है क्या आपस में? इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, अरे भाई R1 की यहां से जाएगी, R2 की यहां से जाएगी, R3 की यहां से जाएगी, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? पैरेलल है। तो ये किस टाइप का सिस्टम हुआ? पैरेलल नॉन कोप्लेनर सिस्टम हुआ। बात समझ में आई सबको? पैरेलल नॉन कोप्लेनर सिस्टम, बात समझ में आई? चलो देखो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बात समझना। क्या कभी, क्या कभी अगर मेरे फोर्सेस एक प्लेन से ज्यादा प्लेन में है, जैसे यहाँ पे R1, सुनना ध्यान से, बात इधर देखो, R1, R2, R3, R4 एक प्लेन से ज्यादा के अंदर है, तो अगर मेरा सिस्टम ऑलरेडी नॉन कोप्लेनर है, तो क्या कभी कोलिनियर हो सकता है? सोच के बताना। अगर मेरा सिस्टम ऑलरेडी नॉन कोप्लेनर है, तो क्या कभी सिस्टम कोलिनियर हो सकता है? अगर मैं आपसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरा सिस्टम नॉन कोप्लेनर है, तो क्या कभी वो कोलिनियर हो पाएगा? कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है? कि सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। अगर सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन तुमने सेम कर दिया, क्या वो सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में नहीं आ जाएंगे? अगर अगर मैंने सारे के सारे फोर्सेस को ऐसा बोला कि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो वो एक प्लेन में नहीं आ जाएंगे? और अगर एक प्लेन में आ गए, तो क्या कभी नॉन कोप्लेनर रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। क्लियर हुआ सबको? तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि नॉन कोप्लेनर सिस्टम में कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती? क्या कोलिनियर कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? क्या पैरेलल कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन कोलिनियर नहीं करेगी। तीसरी कौन सी कंडीशन है? तीसरी कौन सी कंडीशन है? कॉनकरेंट। अब ध्यान से बात समझना, देखो, अगर कभी फील्ड में गए हो, कभी ट्राइपॉड देखा है? ट्राइपॉड कितनी लेग्स होती हैं उसकी? ट्राइपॉड की तीन होती है। जिन्होंने नहीं देखा उसका भी जुगाड़ है, देखो, इधर देखो सब, अरे इधर देखो, बस बस बस, कितनी लेग दिखाई दे रही है यहाँ पे? दिस इज वन, वन, टू एंड थ्री। अब ध्यान से देखो, इधर देखो सब लोग, जो ये वाली लेग है इसको इग्नोर करो, बीच वाली को, इसको पकड़ लेता हूँ। देखो, जो ये लेग है और जो ये लेग है, इसका जो रिएक्शन आएगा, क्या एक प्लेन में आएगा आराम से? इसका और इसका। ऐसे ही इस वाली लेग का और इस वाली लेग का एक प्लेन में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या तीनों का जो रिएक्शन है वो एक प्लेन में आ सकता है? तीनों का रिएक्शन नहीं आ सकता। लेकिन इस बार क्या तीनों का रिएक्शन आपस में पैरेलल है? इस बार क्या तीनों का रिएक्शन आपस में पैरेलल है? अरे ये देखो ना, ये ऐसा है, पैरेलल नहीं है। कौन बोला? आसिफ पैरेलल कहाँ है? देखो जरा, इधर देखो, ये ट्राइपॉड है, अभी बनेगा ही 2D के अंदर, कैसे विजुलाइज कराऊं? इधर देखो यार डायग्राम में,
जो फोर्स होगा वो इस लाइन के पैरेलल तो होगा रिएक्शन। अरे हाँ, है ना? तुम्हें ये दिख रहा है, ये जो तीन लाइनें हैं ट्राइपोड की वो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं ऊपर। जो ट्राइपोड की तीन यहाँ पे ये जो लेग्स हैं ये एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो इनकी जो रिएक्शन है वो भी एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रही होंगी। रिएक्शन, अगर रिएक्शन छोड़ो, जो रिएक्शन से लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा होगा वो तो आके मिल रहा होगा ना एक पॉइंट पे। तीनों की तीनों रिएक्शन एक से ज्यादा प्लेन में है तो नॉन कोप्लेनर। और तीनों रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो कैसा सिस्टम हुआ ये? सिस्टम कैसा हुआ? ये हुआ कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम। ये पूछा हुआ सवाल है कि जो ट्राइपोड की रिएक्शंस होंगी वो कैसा सिस्टम होंगी? कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे पता है कि पेपर में ये जो पिक्चर आएगी ना दिमाग में तो तुरंत क्लिक हो जाएगा। तुरंत क्लिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? और अगर नॉन कोप्लेनर के अंदर पैरेलल भी ना हो और कोलिनियर तो हो ही नहीं सकता। अगर पैरेलल भी नहीं है और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है तो बोल सकता हूँ नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम। क्या फर्क पड़ता है? सबको बात समझ में आ गई? अरे मजा आ रहा है तुम लोग को क्लास में, बोर हो रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से बताओ यार। फिर मैं थोड़े और चीजें इकट्ठी करके लाऊंगा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है। और फिर जो लोग बोर हो रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है कि थोड़ा पेशेंस रखो। अगर चीज़ों को बेसिक से समझने आए हो क्लास में तो हल्का पेशेंस रखो। जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी तो ये दिन याद आएंगे और आराम से सोल्व कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है। चलो, कल मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। समझ में आ रहा है? सब लोग खुश हो? सब लोग खुश हैं? सीखने को मिल रहा है कुछ? चलो ठीक है। टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। ये मैं कल लिखवा दूंगा, परेशान नहीं होना, डेफिनेशंस मैं लिखवा दूंगा कल ये।